आदित्य चेरी ब्लॉसम के पेड़ के बीच से निकल घास के टीले के पास रुक गया। उसने धीरे से झाड़ियां हटाई और अंदर चला गया। अदिति उसके साथ थी। नर्म घास और चारों ओर खिले फूलों को देख अदिति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अदिति के लिए यह सब बिल्कुल नया था। आदित्य ने उससे पूछा, कैसा फील कर रही हो? तुम्हें जगह पसंद आई ना? अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य को उसके बिहेवियर पर गुस्सा आया, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लिया। अदिति चारों ओर हैरत से देख रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी कोई जगह भी है। चलो खेलें। तुमने कभी हाइड एंड सीक खेला है? आदित्य की बात सुनकर अदिति ने ना में गर्दन हिला दी। असल में उसे कभी खेलने का मौका ही नहीं मिला। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए ट्रेंड की गई थी। मेरे लिए अपने परिवार की जिम्मेदारी समझना खेलने से जरूरी है, इसलिए तुम इस बात को नहीं समझोगे। मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो नेचर की इस ब्यूटी को जीना चाहता हूँ। आदित्य बोल रहा था, लेकिन अदिति का ध्यान सिर्फ उस जगह पर खिले फूलों और उड़ती तितलियों पर था। अचानक उसे फील हुआ कि वो रोने वाली है। अदिति खुद से बोली, नहीं अदिति, तू इतनी कमजोर नहीं, तुझे नहीं रोना है। याद है ना, मॉम ने कहा था कि अघोरी कुल के हीरो रोते नहीं। अदिति खुद से बातें करते अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू टपक गए। आदित्य अपनी बात में ही मस्त था। वो तितलियों को पकड़ता इधर उधर भाग रहा था। ये लड़का हमारे परिवार का कैसे हो सकता है? सब इतने पावरफुल और ये इतना वीक, और मैं इसके साथ यहाँ क्यों चली आई? अदिति की आंखों में अभी भी आंसू भरे थे। उसे रोना अलाउड नहीं था और वो खुद भी रोकर अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती थी। तभी आदित्य उसके पास आया और चौंक कर बोला, हाँ, तुम रो रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। तुम रो रही हो अदिति? अदिति ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और नजरें चुराने लगी। आदित्य को फील हुआ कि रियलिटी में अदिति उतनी क्रूर नहीं जितनी नॉवेल में दिखाई गई। वो इमोशनल है, लेकिन फैमिली की परवरिश ने उसे क्रूरता दिखाना सिखा दिया है। अपनी फीलिंग्स को नहीं छिपाना चाहिए। तुम सॉफ्ट नेचर की हो, आई नो। बेकार की बात मत करो। हमें याद रखना चाहिए कि राक्षस इस धरती से मनुष्यों को खत्म करने वाले हैं, लेकिन तुम जैसे कमजोर लड़के से मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। अदिति के मुंह से अपने लिए इंसल्टिंग वर्ड सुनकर आदित्य को फिर से गुस्सा आया, लेकिन वो अब भी चुप रहा और खुद से बोला, छोड़, गुस्सा मत कर आदित्य। बच्ची है, भले ही घमंडी है। आदित्य अपने सिस्टम से मन ही मन क्वेश्चन करता रहा, क्या मैं अपनी फैमिली में मिक्स होने के लिए रेडी हूं? क्या अदिति से बाइंड होकर मुझे बेनिफिट मिला? लेकिन आदित्य का सिस्टम उसे कोई जवाब नहीं देता। आदित्य थोड़ा झल्ला गया। वो जानता था कि अगर उसने पावर हासिल नहीं की तो अघोरी कबीला उसे बेकार समझकर हटाने की कोशिश करेगा। आदित्य खुद से बोला, मुझे लगता है इन अघोरियों से ज्यादा अच्छा राक्षसों का कबीला होगा। कम से कम अपने लोगों का ख्याल तो रखते हैं। आदित्य की बुदबुदाहट अदिति ने सुन ली। तुम सच में यूजलेस हो। राक्षसों के लिए सिंपैथी सच में हॉरिबल है। मेरा मतलब ये नहीं था। वो तो बस मैं ऐसे ही कह रहा था। जब राक्षस इस धरती पर कब्जा कर लेंगे तब तुम्हें समझ आएगा। आदित्य ने बुरा सा मुंह बनाया और एक तितली को पकड़ अदिति की हथेली पर रख दिया। अदिति खुशी से चहकने लगी। इधर अदिति और आदित्य इस सीक्रेट जगह पर थे और उधर देवराज रायचंद गायत्री के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहा था। गायत्री, तुम श्योर हो अदिति के लिए? क्या वो काली गुफा के राक्षस को खत्म करेगी? 100% श्योर मास्टर। उसकी ट्रेनिंग का ये टर्निंग पॉइंट होगा। अब तक वो कितने ही खूंखार राक्षसों का खात्मा कर चुकी है। क्या सोचने लगे मास्टर? गायत्री, हमारे कबीले का मकसद इस धरती से राक्षसों का पूरी तरह सफाया करना है, लेकिन इतनी पीढ़ियां बीतने के बाद भी राक्षस अभी तक जिंदा हैं। एक ना एक दिन हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आपकी टेंशन की वजह ये नहीं है।
मैं साफ देख रही हूँ। तुम सही हो। एक्चुअली हम एक्सॉर्सिस्ट की ग्रुप्स आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमारे कबीले के उत्तराधिकारी की सेफ्टी भी मेन टास्क होगा। डोंट वरी मास्टर, हमारे आसपास कोई नहीं आ सकता। गायत्री की आंखें चमकने लगीं। लाल रोशनी उसके आंखों के आसपास फैल गई। मास्टर ने अपनी उंगलियों को मूव किया और गायत्री की आंखों के चारों ओर फैली रोशनी में कुछ राक्षस दिखाई देने लगे। मास्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमारी मुट्ठी में है सब, कोई नहीं बचेगा। गायत्री का चेहरा बदलने लगा। वो काफी क्रूर लगने लगी। नॉवेल के डेंजरस कैरेक्टर्स में गायत्री मास्टर के साथ सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर थी। इधर आदित्य को उसके सिस्टम ने सिग्नल देना स्टार्ट किया। वो अलर्ट हो गया। बाइंडिंग 100% कंप्लीट। यू आर सक्सेस। आदित्य खुशी से झूम उठा। आखिर अदिति की डिवाइन पावर से उसे बेनिफिट हुआ। वो खुशी से अदिति से बोला, मुझे एग्जॉर्सिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ राक्षसों से। मुझे भी ट्रेंड होना है। अदिति ने आदित्य की ओर देखा और हंस दी। उसे हंसता देख आदित्य को अच्छा लगा। आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ब्रूटल लड़की हंसती भी है। अचानक अदिति चुप हो गई और सख्ती से बोली, मुझे तुम्हारे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं दिख रही जो तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। तुम बेकार के सपने मत देखो। मैं इतना बेवकूफ भी नहीं। खैर छोड़ो, ये जगह कैसी लगी? अच्छी है। अदिति ने बस इतना ही कहा। वो यहाँ आकर खुद को काफी रिलैक्स फील कर रही थी, लेकिन उसका माइंड उसे आने वाले खतरे के लिए बार बार अलर्ट कर रहा था। मुझे लगता है जल्दी कुछ होने वाला है। क्या? ये तो नहीं पता, लेकिन जल्दी ही कुछ होगा। मुझे सॉलिड फीलिंग आ रही है। आदित्य अपने दिमाग पर जोर डालकर आगे की घटनाओं को याद करने की कोशिश करता है। उसे देवराज का चेहरा दिखने लगा। देवराज के हाथों में एक लंबी तलवार थी जिस पर खून लगा था। मास्टर की तलवार पर खून किसका था? ओह, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या होने वाला था जिसे लेकर अदिति अलर्ट हो गई? और क्या आदित्य देवराज की तलवार पर लगे खून का राज सुलझा पाएगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।